C4 चक्र को हमने समझ लिया। अब C3 और C4 चक्र में क्या अंतर है हम उसको थोड़ा सा टेबल के रूप में समझ लेते हैं। तो C3 चक्र में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है, क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि इसमें पहला स्थायी उत्पाद जो है वो 4 कार्बन वाला होता है। वो या तो ऑक्जेलिक एसिड भी हो सकता है या मेलिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला प्रथम एंजाइम पेप्केज होता है, जबकि इसमें रुबिस्को होता है और इसमें जो है वो पेप्केज नामक एंजाइम पहली बार फिक्सेशन करता है। ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केवल एक बार हो रहा है, एक बार ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यहां 2 बार हो रहा है। कैसे? एक बार तो पेप्केज ने ग्रहण किया कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको बंडल सेल में छोड़ दिया और वहां पर केल्विन साइकिल वापस चल रही है। C3 चक्र इसमें शामिल है, यानी वहां पर 2 बार होता है। ठीक है। अगला, इनके लिए जो आवश्यक तापमान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो कैसा होता है? निम्न। और इनके लिए जो टेम्परेचर है वो कैसा? अधिक। मतलब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ये पौधे उगते हैं। ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेटिकली देखें कि ज्यादा लाइट होगी तो C3 चक्र धीमा पड़ जाएगा, लेकिन C4 चक्र तापमान की मात्रा ज्यादा होगी तो भी धीमा नहीं पड़ेगा। यानी इसकी जो दक्षता है वो कम है, जबकि इसकी दक्षता अधिक है। चलिए अगला बिंदु, एक पॉइंट होता है CCP पॉइंट। वो CCP पॉइंट अभी समझा दूंगा, इसमें तो अधिक होता है, जबकि इसमें CCP पॉइंट कम होता है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी C4 पौधे अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है C3 और C4 चक्र में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और अंतर बता सकता है कि इसमें एक ही एंजाइम काम करता है रुबिस्को, इसमें 2 एंजाइम काम करते हैं। पेप्केज भी काम करता है और रुबिस्को एंजाइम भी काम करता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण अंतर वो तो रह ही गया कि इसमें जो है प्रकाश श्वसन होता है, जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ये कम बनाए रखते हैं। इसमें प्रकाश श्वसन होता है, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। चलिए, तो ये हमारा C3 और C4 में अंतर था। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं CAM साइकिल। इसका पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली क्रेसुलेसी एक फैमिली है एंजियोस्पर्म की, उसमें इस चक्र को खोजा गया था, इसलिए उस पर उसका नाम दे दिया गया है। दूसरी बात कि ये भी प्रकाश संश्लेषण या कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का एक अल्टरनेट तरीका है। जैसे C3 है, C4 है, वैसे ये एक अलग तरीका है और इसका उद्देश्य केवल यही है। ये तरीका क्यों विकास की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ? जल की हानि को रोकना, जल का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना। और जल का संग्रह किनको करना होता है? जो प्रायः मरुस्थलीय पौधों में ये समस्या होती है। तो ये चक्र मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। ज़्यादातर जो सेक्युलेंट पादप हैं, यानी जो गूदेदार और सरस पादप हैं, नागफनी, एगेव है और उस कुल के जो पादप हैं उनमें ये पाया जाता है, ताकि वो पानी को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास अटेन कर सकें। चलिए, अब इस चक्र को सीधे हम समझते हैं। मैकेनिज्म वही है C4 जैसा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
तो पहले इसकी एक विशेषता समझ लेते हैं। इसमें इन्वर्टेड स्टोमेटल ओपनिंग साइकिल चलती है। अब ये क्या है? हमने अभी तक पढ़ा है कि रंध्र दिन में खुले रहते हैं, रात्रि में बंद हो जाते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में। लेकिन इसमें उल्टा है कि दिन में रंध्र बंद होते हैं और रात्रि में खुले होते हैं। अब यहां पर समस्या यह है कि दिन में यदि रंध्र बंद हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो उसके लिए ही उन्होंने एक विशेष विधि विकसित की है और उसी को हम डिटेल समझते हैं। चलिए क्या होता है। तो ये जो चक्र है वो टेम्पोरली यानी टाइम के हिसाब से दो भागों में बटा हुआ है, डे एंड नाइट। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जब लाइट होती है डे टाइम, मान लो ये पर्ण मध्योतक कोशिका है और ये रंध्र है, तो दिन में क्या होता है? इनमें रंध्र बंद होते हैं। अब दिन में रंध्र बंद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश नहीं हो पाएगा और फायदा क्या हो गया कि जल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि नहीं हो पाएगी और यही तो करना है। लेकिन वही बात, समस्या यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो उसके लिए इनका तरीका है कि ये अब क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ नाइट और इन द कंडीशन ऑफ डार्क इनके रंध्र खुले होते हैं। रंध्र खुले होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकेगी, वही फिर ये HCO3 में बदल जाती है। फिर क्या होता है, वही फास्फोइनोल पाइरूवेट इससे जुड़ता है, वही एंजाइम काम करता है पेपकेज, और इसको एक C4 एसिड जिसको मैलिक एसिड कहते हैं उसमें बदल देता है। अब ये मैलिक अम्ल जो है वो वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है। ये काम कब हुआ? रात्रि में हुआ। अब इससे फायदा हो गया, रात्रि में ज्यादा ताप रहेगा नहीं तो भले रंध्र खुले हैं ज्यादा जल की हानि नहीं होगी। अब मैलिक अम्ल हमारा इकट्ठा हो गया। अब दिन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भले नहीं आ रही है पर कोई बात नहीं, रात्रि में हमने मैलिक एसिड इकट्ठा करके रखा है। बस यही मैलिक एसिड जो कि कैसा एक 4 कार्बन वाला अम्ल है, ये किस में बदल जाता है? C3 एसिड में बदल जाता है जो कि होता है पाइरुविक अम्ल। अब C4C3 में बदला तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक अणु किसके रूप में निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस किस में प्रवेश करेगी? C3 चक्र में। बस तो हो गया काम। यानी इन्होंने क्या किया, रात को कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक अम्ल के रूप में जमा कर ली, दिन में मैलिक अम्ल को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और C3 चक्र में प्रवेश करा करके शर्करा का निर्माण कर लिया। और इससे फायदा क्या हो गया कि दिन में रंध्र बंद है तो जल की हानि रुक जाएगी, रात में रंध्र खुले हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और जल की हानि भी नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो ये पादप जो है दक्षता से प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं और जल को भी बचा लेते हैं। तो जो गूदेदार पादप हैं उनमें ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इवोल्यूशन का, कई बार जैव विकास की प्रक्रिया ऐसी होती है जो कई बार हमारे लिए प्रश्न छोड़ देती है, क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है। वाई? हाल ही में कुछ जलीय पादप हैं उनमें भी CAM चक्र की खोज की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जलीय पादप हैं तो उनको जल बचाने की आवश्यकता कहाँ है? उनको जल बचाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनमें ये पाया जाता है। तो साइंटिस्ट लगातार इस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तव में इस प्रक्रिया का विकास क्यों हुआ है, कि एक जलीय पौधे में भी ये क्यों पाया जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो खैर हम जो बात कर रहे हैं मरुस्थलीय पौधों के संदर्भ में कर रहे हैं,
और वहाँ पर तो ये इस प्रक्रिया का विकास जल के संभरण के लिए या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 3 चक्र पढ़े, C3, C4 और CAM। इनका कंपैरेटिव अकाउंट आपको ध्यान में होना चाहिए, परीक्षा में प्रति वर्ष ये पूछे जाते हैं।